हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 15। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख सोपानों को स्पष्ट कीजिए। ये आपके 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास कैसे करेंगे। ये आपके 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित, सूक्ष्म शिक्षण की संकल्पना का विवेचन कीजिए। ये आपके 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पाठ योजना क्या है, भूगोल कैसे पढ़ाया जाए, इसे सीखने में इसके उपयोग की विवेचना कीजिए। ये आपके 2007, 2004 और 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि ये 2013, 2005, 2004 और 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के विषय में हमें यहाँ बताना है और इसके प्रमुख सोपान के विषय में बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे उत्तर। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं वैश्लेषिक विधि है। तो दोस्तों, जिसके माध्यम से छात्राध्यापिकाओं में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में आपको केवल आपको प्रकरण तक ही, लेसन प्लान का प्रकरण जहाँ तक शुरू होता है वहीं तक आपको अपने प्रकरण निकालने तक ही बस इसमें सीखना रहता है। दोस्तों, शुरू में जब आपको तो माइक्रो टीचिंग वगैरह सब, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली सब चीज़ें करके देख चुके हैं कि किस तरह से माइक्रो टीचिंग में आप समस्यात्मक प्रश्न तक पहुंचकर प्रकरण तक पहुंचते हैं, किस तरह से छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान तक जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे हम देखें, सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित एक संप्रत्यय है जिसका प्रयोग, यहाँ पर देखिए, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो शिक्षण प्रशिक्षण, यानी कि जो भी प्रशिक्षु होते हैं जिन्हें हम कहते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, जो कि आप खुद हैं, तो उनसे संबंधित एक प्रत्यय है जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवा पूर्व स्थितियों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यावसायिक विकास का क्या तात्पर्य है कि जहाँ पर आपको एक तरीके से, एक प्रोफेशनल रूप में आपको शिक्षक के तौर तरीकों से लेकर के शिक्षक किस तरह से शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है, कैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, यहाँ पर आप माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत सीखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण अभ्यास के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जो कक्षा की सामान्य जटिलताओं को कम कर देता है और जिसमें शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार के लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, दोस्तों, जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, सबसे पहले तो आपको माइक्रो टीचिंग के माध्यम से ही आपके अंदर जो हेजिटेशन रहता है, जो एक तरह से डर होता है, जो कहीं ना कहीं झिझक रहती है, संकोच रहता है कि क्लास के सामने आप कैसे टीचिंग करोगे, तो वो एक तरह से दूर हो जाता है। और साथ ही आपको शिक्षण कौशल के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षण विधियों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है और यहाँ पर आपको वो सारी कमजोरी धीरे धीरे पता चलती है। आप यहाँ पर जो भी कमजोरी रहती है वो कमजोरियों को दूर करके और आप खुद को निर्भीकता के साथ किस तरह से आप प्रभावशाली शिक्षण करेंगे, इसके बारे में आपको पता चलता है। क्योंकि दोस्तों, माइक्रो टीचिंग में भी आपके ऑब्जर्वर जो होते हैं, जो आपके शिक्षक भी हो सकते हैं, आपके सहपाठी भी हो सकते हैं, वो आपको आपकी सारी कमियों को बताते हैं और जिसके बताने की वजह से ही आप अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं वैश्लेषिक विधि है जिसके माध्यम से
छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह से प्रयोगशाला में कोई भी अनुसंधान के लिए कार्य किए जाते हैं, सेम ऐसे ही एक प्रयोगशाली विधि है एक तरह से, जहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं में वो कौशल विकसित किए जाते हैं जिससे कि वो अपना शिक्षण कार्य प्रभावशाली और साथ ही कहीं ना कहीं निर्भीक होकर कर पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है DW एलन के अनुसार, ये दोस्तों आप मत भूलिएगा कभी भी, जब भी आप सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड कुछ भी लिखिएगा तो इनकी ये परिभाषा आप जरूर लिखिएगा, इनका ये नाम आप जरूर देखिएगा, DW एलन के अनुसार, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है सूक्ष्म शिक्षण की। तो यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। तो दोस्तों इतनी छोटी सी परिभाषा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, आप रफ कॉपी में इसको कई बार लिख लिख के याद कर लीजिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सूक्ष्म शिक्षण में छोटे आकार की कक्षा, जहाँ पे आपके जो सूक्ष्म शिक्षण होता है एक तरह से वो एक काल्पनिक कक्षा कह सकते हैं, जिसमें हम हमारे शिक्षक के सामने और हमारे जो सहपाठी होते हैं उन्हीं के सामने हम शिक्षण कार्य करते हैं। हम उन्हें एज ए स्टूडेंट समझ के शिक्षण कार्य करते हैं। हम वहाँ पर उन्हें एज ए फ्रेंड नहीं, एज ए शिक्षक नहीं, बल्कि एज ए स्टूडेंट समझ के उनके सामने शिक्षण कार्य करते हैं और वो भी हमें एक शिक्षक की तरह ट्रीट करते हैं कि वहाँ पर जो भी कमियाँ रहती हैं, भले ही वो एक ऑब्जर्वर के रूप में हमें बाद में सारी कमियाँ बताते हैं, लेकिन वो हमारे सामने स्टूडेंट के रूप में बैठे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, DW एलन के अनुसार ये क्या कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण वो एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया, जो बहुत ही सरल शिक्षण प्रक्रिया है जिसके जो कि बहुत ही छोटे आकार में और कम समय में पूर्ण होती है, जहाँ पर बहुत ही कम समय में आपको एक तरह से यहाँ पे केवल स्किल डेवलप करनी होती है। उसके बाद आपका जो मेन शिक्षण होता है वो आपकी मेन टीचिंग अलग है। यहाँ पे केवल आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है। जब आपको आपकी स्किल डेवलप हो जाती है फिर आप मेन टीचिंग करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे DW एलन के अनुसार हो चुका है। अब हम देखते हैं BK पासी के अनुसार, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, BK पासी के अनुसार भी आप नाम नोट कर लीजिएगा इनका, और साथ ही इनकी जो अकॉर्डिंग इनके जो दिया है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप ये लर्न कर लीजिएगा, ये सारी परिभाषाएं जो भी दी गई विद्वानों के अनुसार। तो इन विद्वानों के अनुसार देखिए, BK पासी के अनुसार क्या है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है एक प्रशिक्षण विधि है। एक तरह से ये एक प्रशिक्षण विधि है, एक तरह से एक प्रशिक्षण का ही मेन पार्ट हम कह सकते हैं, जिसमें शिक्षक यहीं से ही शिक्षण, जो भी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका होते हैं वो यहीं से ही अपने शिक्षण कौशल का विकास करते हैं और साथ ही अपने शिक्षण कार्य को करना आरंभ करते हैं, जहाँ पर वो अपने शिक्षण में बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखते हैं, जहाँ पर वो अपने जो भी कमियां होती हैं शिक्षण में उस कमियों को दूर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, जो सूक्ष्म शिक्षण है एक प्रशिक्षण की विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो छोटे छात्र समूह होते हैं वो छात्र नहीं बल्कि वो उनके अपने सहपाठी और शिक्षक हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर छोटे समूह का मतलब वहाँ पे उनके कुछ ही 2, 4, 6, 8, 10 सहपाठी होते हैं और साथ ही उनके शिक्षक भी होंगे ऑब्जर्वर के लिए। चूँकि दोस्तों ये जो माइक्रो टीचिंग होती है ना, यहाँ पर आपको छोटे छोटे टोलियों में विभक्त कर दिया जाता है और साथ ही वहाँ पे एक ही क्लास के कई ग्रुप बन जाते हैं, जिसकी वजह से एक ही शिक्षक हर ग्रुप में रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए शिक्षक छात्रों को ही ऑब्जर्वर के रूप में
नियुक्त करता है कि वो ऑब्जर्व करेंगे, और बाद में जो कभी ना कभी शिक्षक आकर के उन जो भी छात्र माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करता रहता है। तो एक तरह से वहाँ शिक्षक और जो भी सहपाठी होते हैं, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका, वो सब बारी बारी से कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, ये आपका हो गया बी के पासी के अनुसार। तो दोस्तों D.W. एलन और बी के पासी, इन दोनों की परिभाषाएं आप लर्न कर लीजिएगा रफ कॉपी में लिख लिख के, क्योंकि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आंसर, ये जो आंसर आपका इम्प्रेसिव तभी बनता है जब आप किसी क्रिटिक के अकॉर्डिंग, किसी शिक्षा शास्त्री के अकॉर्डिंग करके लिखते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो छात्र है उसने सही ढंग से अधिगम किया, सही ढंग से नॉलेज गेन किया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, LC सिंह के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का एक सरलीकृत रूप है जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्यवस्तु की एक छोटी सी इकाई का शिक्षण प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके पहले जब हम देखे थे वी के पासी के अनुसार, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करके थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को एक संप्रत्यय पढ़ाता है। जो भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका प्रशिक्षण ले रहा है वो माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत थोड़े समूह को और थोड़े समय के लिए एक संप्रत्यय पढ़ाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें LC सिंह के अनुसार, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो शिक्षण का एक सरलीकृत रूप है, उसको आसान करने का एक तरीका है, कह सकते हैं। कि जैसे दोस्तों अगर आपको माइक्रो टीचिंग शुरू में क्या होता है, जब आप माइक्रो टीचिंग में जाते हैं तो माइक्रो टीचिंग के माध्यम से आपके अंदर जो हेजिटेशन होता है ना वो बाहर निकलता है। अगर आपको डायरेक्ट 30 मिनट की क्लास मिल जाए तो शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जो ये माइक्रो टीचिंग होती है ना, ये आपके लिए एक बेस तैयार करता है, एक आधार तैयार करता है, जहाँ पर आप खुद को क्लास के सामने 10 मिनट तक रख के किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके अंदर ये कौशल विकसित होता है। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट टीचिंग की, जहाँ पे मेन टीचिंग की, तो मेन टीचिंग आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप माइक्रो टीचिंग नहीं करते हैं। तो एक तरह से जो सूक्ष्म शिक्षण है वो एक शिक्षण का सरलीकृत रूप है, एक बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ पर जो नए छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएँ हैं वो खुद को इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस शिक्षण के माध्यम से वो खुद को किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कक्षा के सामने वो सीखते हैं, किस तरह से हम शिक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे वो सीखते हैं। तो जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्य वस्तु की एक छोटी सी इकाई का शिक्षण प्रदान करता है। तो एक तरह से यहाँ पर 5 या यहाँ पे कभी कभी ये संख्या तो हर जो क्रिटिक होते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें तो 5-10 कक्षा में आपके जैसे भी छात्र हैं उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करके शिक्षक बताते हैं कि इतने इतने बच्चों की आप टोली बना लो, वहाँ पे जाके आप शिक्षण माइक्रो टीचिंग करना सीखिए। क्योंकि सबके पास एक ही शिक्षक अवेलेबल हो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए शिक्षक क्या करते हैं टोली बना देते हैं और उसमें छात्र को, जो भी छात्र होते हैं सहपाठी, यानी कि जो छात्र के सहपाठी होते हैं वो सब उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो ये इनका जो कहना है, ये 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्य वस्तु की एक छोटी सी इकाई का शिक्षण प्रदान करना होता है। यहाँ पे दोस्तों मेनली क्या होता है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान तक छात्र को जोड़ा जाता है। उसके बाद जैसे ही प्रकरण शुरू होता है यहाँ का शिक्षण कार्य बस यहीं तक का होता है। तो दोस्तों आगे हम देखें, यहाँ पर हम देखें BM शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। दोस्तों ये बहुत ही आसान सी परिभाषा है, तो आप हर परिभाषाओं को लर्न करने की कोशिश करिएगा लिख लिख के रफ कॉपी में। और ये देखिए BM शोर के अनुसार ये भी बहुत ही आसान सी परिभाषा है। इनका क्या कहना है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है
वो कम समय में और कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली एक प्रविधि है। बस इसको बहुत ही आसान है, कम शिक्षण, कम समय और कम छात्र वाली एक प्रविधि है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखी अलग अलग विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं। अब हम देखें एलन के अनुसार, सूक्ष्म शिक्षण किसी कक्षा में आकार तथा समय में सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थिति है। एलन के अनुसार क्या कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण है किसी कक्षा में आकार तथा समय में सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थितियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनका कहने का तात्पर्य है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, जो शिक्षण कार्य होगा वो बहुत ही छोटी कक्षा समूह, जहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत ही छोटी कक्षा के आकार में, और साथ ही एक सूक्ष्म शिक्षण परिस्थितियां, यानी कि बहुत ही छोटा सा जो शिक्षण परिस्थिति होगा वो बहुत ही कम समय का होगा। कहने का तात्पर्य है कि कम छात्र, कम यानी कि छोटा कक्षा का आकार और साथ ही बहुत ही कम समय के लिए शिक्षण कार्य सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम लास्ट देखते हैं क्लिक के अनुसार, सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की वह प्रक्रिया है जो कि अभ्यास शिक्षण को किसी विशेष कौशल तक सीमित करके तथा शिक्षण समय एवं कक्षा आकार को कम करके शिक्षक परिस्थिति को अधिक सरल एवं नियंत्रित प्रक्रिया में बदल देती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें क्लिक के अनुसार क्या कर रहे हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण ये एक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही कम समय में किसी एक विशेष कौशल का प्रयोग करके और साथ ही शिक्षण समय और कक्षा के आकार दोनों को कम करके और साथ ही परिस्थिति को अधिक सरल, यानी कि जो भी शिक्षण की परिस्थितियां जहाँ पे हैं और शिक्षण की जो भी तकनीकी है उसको बहुत ही आसान वे में करने का एक प्रयास होता है, जिसमें वो नियंत्रित तरीके से शिक्षण कार्य होता है, जहाँ पर जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम समय में अपने अंदर वो कौशल विकसित करते हैं, जो कि एक लंबी प्रक्रिया जहाँ पे एक्चुअल टीचिंग होती है उससे काफ़ी ये भिन्न होता है, जहाँ पर शिक्षक जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं हैं वो बहुत ही कम समय में खुद को निपुणता हासिल करते हैं और साथ ही खुद में वो कॉन्फिडेंस विकसित करते हैं, जिसके माध्यम से वो कक्षा में शिक्षण कार्य कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखें। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें अपने जब मैंने बीएड किया था तो उस समय भी माइक्रो टीचिंग में ऐसा ही होता था कि माइक्रो टीचिंग में हमारे यहाँ जो शिक्षक थे वो हमारे क्लास को कई ग्रुप में डिवाइड कर देते थे और जिसका जो भी सब्जेक्ट होता था उसी सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग टीचिंग सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट आपका होता है, मेन सब्जेक्ट में जो भी छात्र होते हैं अपने सब्जेक्ट के, वो अलग अलग टोली में डिवाइड होकर के अपने अपने शिक्षण से संबंधित जो भी उनका टॉपिक रहता था उस टॉपिक से संबंधित अपना माइक्रो टीचिंग करते थे। और जो भी वहाँ पे शुरू में क्या होता है कि शिक्षक सबसे पहले शिक्षक छात्रों को माइक्रो टीचिंग में जो भी शिक्षण कौशल आप यूज करें उस शिक्षण कौशल का जो घटक है उसी के अंतर्गत आपको माइक्रो टीचिंग करनी है और उस माइक्रो टीचिंग को ऑब्जर्व करना आपको सबसे पहले शिक्षक सिखाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपके अंदर वो कौशल विकसित हो जाते हैं तो आपकी कक्षा को कई ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और उस तरह से एक शिक्षक के निर्देशन में छात्र उस ग्रुप के माध्यम से माइक्रो टीचिंग सीखते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में जितने भी छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं होते हैं वो बारी बारी से जाके माइक्रो टीचिंग करेंगे और जो भी उनके सहपाठी होंगे उस ग्रुप के वो उनको ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही जो भी कमियां होंगी वो शिक्षक के सामने भी प्रस्तुत की जाएंगी और साथ ही जो भी छात्राध्यापक माइक्रो टीचिंग कर रहा था उसको भी बताई जाएंगी कि इन्होंने ये कमी की है और सर इन्हें यहाँ पर अपनी ये कमी दूर करनी है। और अगर यहाँ पर कोई बहुत अच्छी माइक्रो टीचिंग कर रहा है तो उसको शिक्षक के माध्यम से
गुड, वेरी गुड भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों आगे हम देखें यहाँ पर एलन एवं रियान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण इस प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि एलन और रियान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। यहाँ पर हम देखें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो एक वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण से प्रचलित कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो एक वास्तविक शिक्षण होता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे रियलिटी के साथ जो भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस मोटिव के साथ चलते हैं कि वो जो कार्य कर रहे हैं शिक्षण का कार्य, वो उनके सहपाठी के सामने नहीं, वो उनके शिक्षक के सामने नहीं, बल्कि वो कक्षा में छात्रों को पढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो पढ़ाने से पहले छात्रों का पूर्व ज्ञान चेक करेंगे, तब उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न के माध्यम से वो प्रकरण तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से जब शुरू में माइक्रो टीचिंग के माध्यम से ही जो छात्राध्यापक हैं छात्राध्यापिका हैं वो अपने अंदर वो गुण विकसित करते हैं जिसके माध्यम से वो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना पाएं, और साथ ही उनके अंदर जो भी हेजिटेशन होता है, जो भी उनके अंदर झिझक होती है, वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। जो उनके अंदर डर होता है वो भी बाहर निकलता है, और जो भी उनके अंदर कमियां होती हैं वो भी धीरे धीरे कमियां दूर होती हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं जो कक्षा शिक्षण की जटिलताएं हैं उसको कम करता है। यहाँ पर देखिए नंबर 3 पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण में एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब हम देखिए नंबर 4 पॉइंट क्या कह रहा है कि जो सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यास को अधिक नियंत्रित बनाने की सुविधा रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका एक प्रैक्टिस होता है कि वो किस तरह से अपने अंदर अच्छे से अच्छे शिक्षण गुणवत्ता को विकसित करें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से नियंत्रित वे में वो शिक्षण कार्य करना सीखते हैं, क्योंकि सामने उनके ऑब्जर्वर रहते हैं जो कि स्टूडेंट के रूप में बैठे होते हैं, लेकिन वो उनकी सारी गलतियों को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह से उनको ये हमेशा ध्यान रखना रहता है कि हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, हमें कोई भी शिक्षण कौशल का जो भी कौशल वो लोग शिक्षण के माध्यम से कर रहे हैं, जिस भी शिक्षण कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, वो उसके जो भी घटक है उन घटक को नहीं भूलेंगे। तो एक तरह से एक नियंत्रित वे में वो शिक्षण कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 5 पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण में परिणामों के सामान्य ज्ञान तथा परिशोधन, परिष्करण या प्रतिपुष्टि को विस्तृत बनाया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो भी सूक्ष्म शिक्षण के परिणाम होते हैं, जहाँ पर जो भी छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं होते हैं जो कि प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि जो भी उनकी कमियां हैं वो उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें। साथ ही उन्हें प्रतिपुष्टि के माध्यम से, जहां पर हम प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के माध्यम से उन्हें उनकी कमियों और उन्हें उनकी जो भी अच्छाइयाँ हैं, अच्छाई बुराई यानी कि यहाँ पर गुण दोष के विषय में बताया जाता है, जिसके माध्यम से वो अपने अंदर उन कमियों को दूर कर पाते हैं, जो कि एक आदर्श शिक्षक के लिए, एक आदर्श टीचर के लिए जरूरी होता है, जहाँ पे वो अपने शिक्षण कौशल का भी प्रयोग करता है, शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करता है और साथ ही अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया एलन एवं रियान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के विषय में। अब हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के सोपान क्या हैं। सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित सोपान है। नंबर 1, शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर आपको, चूंकि आप माइक्रो टीचिंग कर चुके हैं, आप टीचिंग कर चुके हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही हम आपको एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, बल्कि हम आपको जिस तरह से आप एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं, सेम ऐसे ही हम भी एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका की तरह ही आपको आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, तो हम एक तरह से
हमारे अंदर वो फ्लुएंसी आती है कि हम चीज़ों को कैसे प्रकट करें, कैसे व्यक्त करें। तो यहाँ पर हमें बस यही सीखना है कि हम एग्ज़ाम में अपनी बातों को किस तरह से रखें कि जो हमारा सामने का एग्जामिनर है वो प्रभावित हो। तो यहाँ पर हमें बस यही कार्य करना है कि जो जो मेन पॉइंट है उन पॉइंटों को हमें नहीं छोड़ना है, उन पॉइंट को हमें नहीं भूलना है, उसको सबसे पहले हमें रफ कॉपी में लिख लेना है। साथ ही उसके बारे में हमें विचार करते, चिंतन करते, मनन करते, यहाँ पर हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते चल रहे हैं। तो एक तरह से जो चीज़ें आप डिस्कस कर ले रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम टाइम में भी नहीं भूली रहेंगी। जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है कि शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन। सर्वप्रथम प्रशिक्षणार्थियों को किसी शिक्षण कौशल की परिभाषा, कार्यात्मक उद्देश्य और परिभाषा, कौशल का महत्व तथा कौशल पर अधिक दक्षता प्राप्त करने में सहायक घटकों आदि के संदर्भ में सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। तो इस सोपान में कौशल के मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी स्पष्ट किया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो भी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका जो भी टॉपिक चुनते हैं माइक्रो टीचिंग के लिए, उस टॉपिक के लिए जो भी वो शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हैं, उस शिक्षण कौशल के घटक क्या हैं और उस घटक के अंतर्गत ही वो अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एक नियंत्रित वे में शिक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे, साथ में उनके अंदर उस कौशल के विषय में जानना और समझना जरूरी है, साथ ही उसको फॉलो करना भी जरूरी है। तो एक तरह से यहाँ पर उस कौशल के विषय में सैद्धांतिक ज्ञान भी उन्हें होगा और एक तरह से कौशल के मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी वो स्पष्ट तरीके से जान पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन ये आपका हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2 हम देखें विशिष्ट शिक्षण कौशल की विवेचना। इस सोपान में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल का चयन कर लिया जाता है और उसे शिक्षण व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जाता है और उन उद्देश्यों को भी स्पष्ट किया जाता है जिनको प्राप्त करना इन व्यवहारों का लक्ष्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो भी विशिष्ट शिक्षण कौशल होता है जिसके अंतर्गत मेन शिक्षण उद्देश्य निर्धारित होता है, जहाँ पर जो भी शिक्षक के यहाँ पे जो कि छात्राध्यापक छात्राध्यापिका उनको विशिष्ट कौशल के अंतर्गत यहाँ पर वो सारे उद्देश्य को पूर्ण करना होता है जो कि उस शिक्षण कार्य से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर उस उद्देश्यों को भी स्पष्ट किया जाता है और जिसको प्राप्त करने के लिए इन व्यवहारों का लक्ष्य निर्धारित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से विशिष्ट शिक्षण कौशल के विवेचन से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो भी यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में जो शिक्षण का जो भी उद्देश्य है उसको पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं के माध्यम से। अब हम देखें नंबर 3 है आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे जो भी माइक्रो टीचिंग के माध्यम से जो भी शिक्षण कार्य होगा उस यहाँ पर हम देखें इस पद में पाठ से संबंधित वीडियो टेप, फिल्म या विशिष्ट कौशल प्रदर्शित किए जाते हैं। इनके ना होने पर छात्राध्यापक को पाठ से संबंधित लिखित सामग्री दी जाती है। यह सब एक प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि वह विशिष्ट कौशल किस प्रकार सीख सकता है। तो दोस्तों आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम देखें कि जो भी टॉपिक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के माध्यम से चुना जा रहा है शिक्षण के लिए, उसमें अगर शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो रहा है, किसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो रहा है, तो किस तरह से वो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाए, इसके लिए सामग्री का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित करने की जरूरत होती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उस सामग्री के माध्यम से जो भी शिक्षण कार्य यानी कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान तक लाने का छात्रों को जो प्रयत्न किया जा रहा है वो सफलतापूर्वक होना चाहिए, जिससे कि वो जो माइक्रो टीचिंग है वो एक तरह से प्रभावशाली बने और साथ ही जहाँ पर शिक्षक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान तक जो जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, जो प्रकरण लाने का प्रयत्न कर रहा है,
वो पूर्ण हो, और साथ ही वहाँ पे शिक्षक जो भी शिक्षण कौशल हैं, उनके जो भी घटक हैं वो भी पूर्ण होने चाहिए उस छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के माध्यम से, जिससे कि जो भी शिक्षण कार्य हो वो प्रभावशाली बने। यहाँ पर हम देखिए नंबर 4 पॉइंट, पाठ का आयोजन। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले यहाँ पर देखिए शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन किया गया। जिस भी शिक्षण कौशल के अंतर्गत उस टॉपिक को, जो टॉपिक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के माध्यम से चूज किया गया, उसके शिक्षण कौशल किस तरह के होंगे उसके बारे में डिसीजन लेना, और साथ ही उसका जो विशिष्ट शिक्षण कौशल है उसके बारे में डिसीजन लेना। अब यहाँ पर एक आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण किस तरह से करना है, उसके लिए लिखित सामग्री के रूप में सारी चीज़ें रखना, और साथ ही जो भी मॉडल वगैरह प्रस्तुत करने हैं उसके विषय में भी सब चीज़ें यहाँ पे तैयार करनी। अब नंबर 4 पॉइंट पे आता है पाठ का आयोजन। यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट पे पाठ का आयोजन, इसमें छात्राध्यापक एक छोटे पाठ की योजना बनाता है जिसमें वह कौशल का प्रयोग कर सके। तो दोस्तों उस छोटे से पाठ योजना के अंतर्गत ही उस कौशल का प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे नंबर 5 पर पढ़ाना यानी कि शिक्षण कार्य करना। इसमें छात्राध्यापक एक छोटे समूह को पाठ योजना पढ़ाता है जिसको वीडियो या ऑडियो टेप कर लिया जाता है या वह पर्यवेक्षक या साथियों द्वारा निरीक्षित कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑडियो और वीडियो टेप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप ऑडियो या वीडियो टेप के माध्यम से शिक्षक प्रोजेक्टर के माध्यम से भी छात्रों को ये बता सकता है कि जो भी इस छात्राध्यापक ने जो भी शिक्षण कार्य किया माइक्रो टीचिंग के माध्यम से, उसकी क्या क्या कमियां रही, उसकी क्या क्या अच्छाइयां रही। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख करके यहाँ पर जो भी छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं हैं वो एक दूसरे को देख करके सीखते हैं और एक दूसरे की कमियों से खुद की कमियों को दूर करने का भी प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर एक पर्यवेक्षक के माध्यम से जो एक शिक्षक है उसके माध्यम से छात्रों की कमियों को, यहाँ पे छात्र कौन है, जो भी छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं हैं जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उनकी कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। तो यहाँ पर पढ़ाना है, जहाँ पे क्या करना है, छात्राध्यापक एक छोटे समूह को पाठ योजना पढ़ाता है जिसमें जो पढ़ाने का कार्य होता है उस पढ़ाने में जो भी पढ़ाते समय ऑडियो या वीडियो टेप कर लिया जाता है और साथ ही पर्यवेक्षक या साथियों के द्वारा उसको निरीक्षित कर लिया जाता है। यहाँ पर बस इतना ही होता है, यानी कि पढ़ाने वाले कार्य में यहाँ पे जो पढ़ाना एक पॉइंट है नंबर 5, इसमें बस केवल जो भी शिक्षण होगा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के माध्यम से वो उनके सहपाठियों द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, उनके शिक्षक के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा और उनके जो भी शिक्षण कार्य हैं उसको वीडियो या ऑडियो के माध्यम से टेप कर लिया जा सकता है। इतना बस इसमें देखना। अब हम देखेंगे नंबर 6 पॉइंट पर। यहाँ पे नंबर 6 पॉइंट है प्रतिपुष्टि। तो दोस्तों प्रतिपुष्टि में अगर हम देखें तो प्रतिपुष्टि में इस सोपान में छात्राध्यापक की उपस्थिति में वीडियो या ऑडियो टेप चलाकर या पर्यवेक्षक की टीकाओं को प्रस्तुत करके यह बताया जाता है कि उसका निष्पादन कैसा रहा। दूसरे शब्दों में छात्राध्यापक 10 सोपान में यह जानने में समर्थ हो जाता है कि उसने क्या त्रुटियां की। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि जो प्रतिपुष्टि होती है, प्रतिपुष्टि में एक तो छात्रों के सम्मुख वो टेप प्रस्तुत करके उनकी कमियों को बताया जाए और दूसरी उनकी कमियों को उनका जो भी लेसन प्लान है उस कॉपी में नीचे मेंटेन किया जाता है शिक्षक के माध्यम से या जो भी शिक्षक पर्यवेक्षक है या फिर जो उनके सहपाठी हैं उनके माध्यम से जो कमियां दिखती हैं वो कमियां नीचे नोट की जाती हैं और उन्हीं कमियों को कमेंट के माध्यम से शिक्षक उन्हें बताता है कि जो उनकी कमियां थी वो उनको कैसे दूर करे। तो ये हो गया प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दोस्तों, जबकि ये सारी चीज़ें तो
आप कक्षा में सारी चीज़ें देख ही चुके हैं और स्वयं अनुभव भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर बस हमें डिस्कस करना था कि किस तरह से ये सारे कार्य होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब प्रतिपुष्टि मिल जाती है छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं को, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जो भी कमियां थी उन कमियों का एहसास हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलें, 6 तक आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे फिर वही कार्य वो दोबारा करते हैं, फिर से पाठ का पुनः आयोजन करते हैं, जिसमें छात्राध्यापक प्रतिपुष्टि या पर्यवेक्षक द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर ही वो पुनः पाठ योजना का निर्माण करते हैं और वह कौशल को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकें, जिसके माध्यम से वो जो भी कौशल का प्रयोग कर रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि उन्हें अब अपनी कमियों के बारे में पता चल चुका है। तो उन कमियों को वो दूर करने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद पुनः वो पढ़ाएंगे, जो कि आपका ये 7 हो गया। ये 8 पर पुनः वो पढ़ाएंगे, यानी कि पुनः वो शिक्षण कार्य करेंगे और इस सोपान में पुनः आयोजित पाठ को दूसरे छात्र समूह को पढ़ाया जाता है, परंतु यह छात्र समूह प्रथम छात्र समूह की तुलना में समानता रखता है। उसके बाद देखेंगे आपका जो पुनः पढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं पुनः जब पढ़ाया जाएगा तो फिर यहाँ पे उनका ऑब्जर्वेशन होता है और उसके बाद फिर उस ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पर फिर से उनको पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है। इसका यहाँ पर उनको फिर से जब प्रतिपुष्टि मिलेगी तो यहाँ पर उनकी जो कमियाँ रहेंगी वो कमियाँ तो बताई ही जाएंगी, साथ ही यहाँ पर जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका है वो खुद को भी कंपेयर करेगा उसने कि पहली बार जब शिक्षण कार्य किया था तो क्या क्या कमियां थी उसकी, और सेकेंड टाइम पर जब वो शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसकी क्या क्या कमियां। एक तरह से यहाँ पर वो अपने जो भी दोष हैं शिक्षण कार्य में वो दूर करने का वो प्रयत्न करेगा। तो दोस्तों एक बार यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। तो इस सोपान में पहले पाठ की भांति पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन का होता है और उसकी समीक्षा की जाती है, जिससे छात्राध्यापक को यह मालूम हो सके कि उसने आदर्श पाठ को किस सीमा तक प्राप्त किया। आदर्श यानी कि यहाँ पर उसने जो भी कमियां थी उसको किस तरह से दूर किया और उसने कितनी सफलता अर्जित की, कितना अच्छा उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया, यहाँ पे कह सकते हैं। दूसरे यहाँ पर हम देखें दोबारा पुनर्बलन होता है, इसे पुनः प्रतिपुष्टि कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब दोबारा वो करेगा तो जो अगर कमियां नहीं किया रहता तो कहीं ना कहीं उसे पुनर्बलन भी दिया जाता है और इन्हें पुनः प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। यहाँ पर हम देखें इस शिक्षण के कार्यक्रम में सोपान 5 से 9 तक का उस समय तक बार बार अभ्यास कराया जाता है जब तक छात्राध्यापक कौशल के प्रयोग में उच्च स्तर की दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता। तो दोस्तों इस तरह से जो ये माइक्रो टीचिंग है वो कक्षा में कई दिनों तक चलती रहती है और यहाँ पर छात्रों के अंदर वो निपुणता लाई जाती है जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं हैं, जिससे कि वो शिक्षण कार्य में निपुण हो पाएं और जो फाइनल टीचिंग है, यहाँ मेन टीचिंग है, उसमें वो अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाएं। तो इस तरह से ये जो माइक्रो टीचिंग है ना, ये एक आधार तय करता है जहाँ पर छात्रों के अंदर वो जो हेजिटेशन होता है कक्षा में खुद को प्रेजेंट करने का, वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब जो यहाँ पे एक जो भी छात्र या छात्राध्यापिकाएं हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं, वो कहीं ना कहीं खुद को फर्स्ट टाइम जब क्लास के सामने प्रेजेंट करना हो तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, वो कहीं ना कहीं खड़े होना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं शर्माते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर से दूर होती हैं। जब वो शुरू में शिक्षण कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, तो कहीं उनकी आवाज़ बहुत स्लो होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो कमियां हैं उन्हीं को दूर करने का प्रयत्न करने के लिए ही ये माइक्रो टीचिंग बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण वे है, जिसके माध्यम से जो भी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं वो खुद को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाते हैं कक्षा के सामने और जो भी उनकी कमियां हैं वो उनको दूर कर पाते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।